रात के 11 बजे हैं। दिन भर की भाग-दौड़ के बाद जब हम थके हारे बिस्तर पर लेटते हैं। हाँ, और बस छत की तरफ देखते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत ही भारी सांस लेते हैं। मतलब हमने दिन भर बीसों ईमेल का रिप्लाई किया है, लगातार मीटिंग्स अटेंड की हैं, ढेरों कॉल्स लिए हैं। शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है। हम्म। लेकिन फिर भी मन के किसी गहरे कोने से एक आवाज आती है। हाँ, एक बहुत ही चुभने वाली आवाज के आज मैंने असल में किया क्या। एकदम सही। ये एक ऐसा खालीपन है ना, एक ऐसी गहरी निराशा है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। मतलब हम लगातार बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सार्थक ना कर पाने की ये जो टीस है, वो बहुत दर्द देती है। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी खालीपन का इलाज ढूंढ रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। हमारा आज का आधार है यूट्यूब चैनल लाइफ अपग्रेड का एक बेहद दिलचस्प वीडियो, जो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब की समरी पर बात करता है। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि हमारी असली बीमारी समय की कमी नहीं है, बल्कि हमारा बटा हुआ बिखरा हुआ ध्यान है। मतलब ये जो 11 बजे वाले खालीपन की बात है ना, ये सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि बिजी होने का मतलब आगे बढ़ना होता है। ट्रू। अगर हम गहराई से सोचें तो हमारा ध्यान ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। ये बहुत सीधा सा गणित है कि जहां हमारा ध्यान लगातार जाता है, हम धीरे धीरे वैसे ही इंसान बन जाते हैं। सही कहा। अगर हमारा ध्यान दिन भर सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस और फालतू की बहसों पर है, तो हमारी जिंदगी भी उतनी ही उथली और बिखरी हुई होगी। मतलब ध्यान वो कंपस है जो तय कर रहा है कि हमारी जिंदगी का जहाज असल में जा कहाँ रहा है। चलिए, इस कंपास वाले पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम हमेशा अपनी इस परेशानी का इलाज टाइम मैनेजमेंट में ढूंढते हैं। जैसे हम नए नए कैलेंडर ऐप्स डाउनलोड करते हैं, हर घंटे का टाइम ब्लॉक बनाते हैं। हाँ, टू डू लिस्ट्स बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज का सोर्स इस आम धारणा पर एक बहुत करारी चोट करता है। वो कहता है कि हर दिन हमारे पास कोई असीमित ऊर्जा नहीं होती। हमारे पास फोकस करने की, यानी ध्यान लगाने की, एक बहुत ही सीमित मानसिक ऊर्जा होती है। और यही वो जगह है जहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अपने समय को तो बजट करते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को नहीं। कॉग्निटिव एनर्जी, यानी हमारे सोचने, समझने, फैसले लेने और किसी मुश्किल काम पर टिके रहने की जो ताकत है, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। मतलब वो कभी ना कभी तो खत्म होगी ही। एकदम। इंसान का दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से आसान रास्ता चुनने के लिए डिजाइन किया गया है। उसे हार्ड वर्क से बचने और बहुत ही आसानी से मिलने वाले मजे की तलाश रहती है, जिसे हम इंस्टेंट डोपामीन कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम पैदाइशी आलसी हैं? अ, इसे आलस कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। ये हमारे दिमाग की एक पुरानी वायरिंग है जो जंगल में हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने इस वायरिंग को पूरी तरह हैक कर लिया है। कैसे? जैसे जब हम सोशल मीडिया पर कोई नोटिफिकेशन देखते हैं या बिना सोचे समझे रील स्क्रॉल करते हैं, तो दिमाग को बिना कोई मेहनत किए वो डोपामिन मिल जाता है, वो तुरंत मिलने वाली खुशी। राइट। और क्योंकि ये इतना आसान है, हमारा दिमाग बार बार उसी तरफ भागता है। और इस पूरी प्रक्रिया में हम अपनी उस सीमित मानसिक ऊर्जा को, उस कॉग्निटिव बैटरी को पूरी तरह ड्रेन कर देते हैं। ये बात मुझे ना एक स्मार्टफोन की बैटरी जैसी लगती है। मतलब मान लेते हैं कि सुबह उठते ही फोन की बैटरी 100% है। हाँ। अब हम उठते ही बैकग्राउंड में 20 भारी भरकम ऐप्स खोलकर छोड़ दें, लोकेशन सर्विस ऑन कर दें, नोटिफिकेशंस चेक करें। तो बिना कोई असली काम किए ही दोपहर तक बैटरी 15% पर आ जाएगी। बिल्कुल। फिर जब कोई सच में बहुत जरूरी और लंबी कॉल करनी होगी तो फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। हम अपनी मानसिक ऊर्जा को भी सुबह सुबह दूसरों की लाइफ से खुद को कंपेयर करने में या रैंडम गॉसिप में खर्च कर देते हैं। हाँ हाँ, और फिर जब अपने असल प्रोजेक्ट पर बैठते हैं तो कहते हैं यार आज फोकस नहीं बन रहा। एग्जैक्टली। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। फोकस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि बैटरी बची ही नहीं है। हम हर छोटी नोटिफिकेशन को अर्जेंट मान लेते हैं। हर बचती हुई चीज हमें लगता है कि हमारी अटेंशन डिजर्व करती है। लेकिन असलियत में उनमें से ज्यादातर चीजें सिर्फ नॉइज होती हैं, फालतू का शोर। उनमें कोई असली सिग्नल नहीं होता। जब हम इस शोर और सिग्नल में फर्क करना छोड़ देते हैं, तो हम अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को बस बर्बाद होने देते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंसानी सवाल उठता है। अगर हमें ये सब पता है, मतलब हमें पता है कि डिस्ट्रैक्शन हमारी बैटरी खत्म कर रहा है, फोकस जरूरी है, तो हम बस फोकस कर क्यों नहीं लेते? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति का, अपने विल पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? और सच कहूं तो हम खुद को इसके लिए बहुत कोसते भी हैं। हम सोचते हैं कि हम ही कमजोर हैं, हमारे अंदर ही डिसिप्लिन नहीं है। बिल्कुल।
लेकिन सोर्स बहुत साफ शब्दों में समझाता है कि हमारा माहौल हमारी इच्छा शक्ति को हमेशा हरा देता है। अगर मैं सोचूं तो ये तो वैसी ही बात हुई कि आप किसी इंसान को एक शानदार मिठाई की दुकान के बीचों बीच बैठा दें जहां ताज़ा गुलाब जामुन की खुशबू आ रही हो, अरे वाह, क्या उदाहरण है ना? और फिर उससे कहें कि बस अपनी डाइटिंग पे फोकस करो। मतलब ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है ही नहीं, और यही हम खुद के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी करते हैं। हम मानते ही नहीं कि हमारी हार हमारे उस खराब माहौल की वजह से हो रही है जिसे हमने खुद अपने आसपास बनाया है। फोकस कोई जादुई शक्ति नहीं है जो अचानक आसमान से गिरेगी। ये एक परिणाम है। जब आपके आसपास का शोर, वो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है तो फोकस अपने आप पैदा होने लगता है। ओके, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सोर्स में बिना ट्रेनिंग वाले कुत्ते का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हमारा अनट्रेन्ड माइंड बिल्कुल उसी कुत्ते की तरह है जो सड़क पर हर गुजरती गाड़ी के पीछे भौंकता हुआ भागता है। बिल्कुल, वो हर छोटी आवाज पर भागता है। हमारा दिमाग भी हर नई नोटिफिकेशन पर, हर नए विचार पर ऐसे ही छलांग लगाता है। इसलिए सिर्फ फोन को साइलेंट करना काफी नहीं है, वो तो खुद को धोखा देना हुआ, क्योंकि साइलेंट फोन की स्क्रीन भी जब ब्लिंक करती है तो हमारा ध्यान टूट जाता है। असली बदलाव माहौल को डिजाइन करने से आता है। मतलब फोन को दूर रखना होगा। हाँ, जिस चीज से ध्यान टूटता है उसे अपनी पहुंच से ही दूर करना होगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूँगा, या कम से कम एक प्रैक्टिकल उलझन सामने रखना चाहूँगा। ये कहना बहुत आसान है कि एक काम करते वक्त फ़ोन दूसरे कमरे में रख दो। हाँ, प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल लगता है। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में अगर कोई 1 घंटे तक स्लैक या वर्क ईमेल्स का रिप्लाई ना दे तो बॉस या टीम को लगेगा कि वो इंसान काम ही नहीं कर रहा है या वो गायब हो गया है। आज हम एक ऑलवेज ऑन कल्चर में जी रहे हैं। ऐसे में ये डीप वर्क और फोन दूर रखने वाली बात प्रैक्टिकल कैसे है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और ज्यादातर प्रोफेशनल्स इसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब कम्युनिकेशन में छिपा है, हमारी काम करने की अप्रोच में नहीं। मतलब बात करनी होगी। हाँ, अगर हम अपनी टीम को ये बता दें कि मैं अगले 90 मिनट के लिए एक फोकस्ड ब्लॉक में हूँ और एक ज़रूरी रिपोर्ट पर काम कर रहा हूँ, किसी इमरजेंसी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, तो कोई भी बॉस इससे परेशान नहीं होगा। ये तो है। असल में हर कंपनी चाहती है कि उसके लोग गहराई से काम करें। हमारी दिक्कत ये है कि हम बाउंड्री सेट करने से डरते हैं। हम ये जताना चाहते हैं कि हम हमेशा उपलब्ध हैं, और इसी अवेलेबिलिटी के चक्कर में हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मार देते हैं। अब यहाँ आती है सबसे दिलचस्प बात, अवेलेबिलिटी के चक्कर ने प्रोडक्टिविटी मारना। चलिए मान लेते हैं कि हमने बात कर ली, बाउंड्री सेट कर ली, फोन भी दूर रख दिया। अब हम काम करने के लिए अपने लैपटॉप के सामने बैठते हैं और यहीं हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मतलब हम एक साथ रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट भी खोल लेते हैं, बगल वाले टैब में ईमेल भी खोला है और एक तरफ टीम चैट भी चल रही है। हाँ, हम मल्टीटास्किंग करने लगते हैं। लोग मल्टीटास्किंग को बहुत कूल मानते हैं, जैसे एक साथ बहुत सारी गेंदें हवा में उछालना। हम सोचते हैं कि हम बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हैं। लेकिन जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, साइंस की भाषा में वो एक बहुत बड़ा धोखा है। इंसानी दिमाग एक साथ 2 जटिल काम कर ही नहीं सकता। तो फिर जब हम ईमेल और रिपोर्ट के बीच लगातार स्विच कर रहे होते हैं, तब असल में दिमाग के अंदर हो क्या रहा होता है? जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो आपका दिमाग तुरंत गियर नहीं बदल पाता। इसे मनोविज्ञान में अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है। अटेंशन रेसिड्यू मतलब ध्यान का कुछ हिस्सा पीछे छूट जाना। सही कहा। मान लीजिए आप एक डीप रिपोर्ट लिख रहे हैं और अचानक आपने एक नया ईमेल चेक किया। जब आप वापस अपनी रिपोर्ट पर आते हैं तो आपके फोकस का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उस ईमेल के बारे में ही सोच रहा होता है। आपका पूरा ध्यान रिपोर्ट पर लौटा ही नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक गैस चूल्हे पर 3 अलग-अलग डिश पकाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक ही बर्नर है। आप हर 10 सेकंड में पैन को गैस से हटाकर दूसरा पैन रख रहे हैं। नतीजा ये होगा कि कोई भी डिश सही से पकेगी नहीं, बस गैस बर्बाद होगी और खाना कच्चा रह जाएगा। और किचन में चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। हमारे दिमाग के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। लगातार कॉन्टेक्स्ट स्विच करने से हमारी ऊर्जा दुगनी तेजी से खत्म होती है, गलतियां बढ़ती हैं और दोपहर के 3 बजे तक हमें लगता है कि हमारा दिमाग सुन्न पड़ गया है। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई आधा अधूरा ध्यान देकर काम कर रहा है, वहाँ डेप्थ यानी गहराई में उतरने की क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत है। 1 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ किया गया काम उन 4 घंटों से कहीं बेहतर है जो हमने 3 अलग-अलग टैब्स के बीच झूलते हुए बिताए हैं। तो अगर डीप वर्क इतना ही शानदार है, इसके इतने फायदे हैं, तो लोग इसे करते क्यों नहीं?
या शुरू करते भी हैं तो बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं? यहाँ मुझे लगता है कि मानवीय भावनाओं का, हमारे अंदर चल रहे साइकोलॉजिकल संघर्ष का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल है। मैं खुद भी ये महसूस करता हूँ। जब हम कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं तो अचानक से एक बोरियत महसूस होती है, और वो बोरियत, वो बेचैनी इतनी हावी हो जाती है कि हमारे हाथ बिना सोचे समझे स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं। क्या हम असल में अपने ही ख्यालों के साथ अकेले बैठने से इतना डरते हैं? अगर हम इसको थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा पहलू है। हम जिसे साधारण सी बोरियत कहते हैं, हमारा दिमाग उसे एक तरह के भावनात्मक दर्द की तरह प्रोसेस करता है। दर्द की तरह? हाँ, इंसान का दिमाग हमेशा स्टिमुलेशन ढूंढता है। जब हम कोई मुश्किल काम करते हैं तो एक ऐसा पल आता है जहां काम अटकता है, जहां हमें सोचना पड़ता है। उस पल में जो खालीपन या बेचैनी होती है, दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है। और उस खतरे से बचने के लिए हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं। बिल्कुल, हम सोशल मीडिया या नोटिफिकेशंस को एक डिजिटल पैसिफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोते हुए बच्चे के मुंह में पैसिफायर डाल दो तो वो शांत हो जाता है, वैसे ही हम अपनी इस एंग्जाइटी को शांत करने के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। वाओ, डिजिटल पैसिफायर। लेकिन सोर्स एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने लाता है। असल ग्रोथ हमेशा उसी बोरियत के उस पार होती है, जब काम मुश्किल लगता है, जब मन भागना चाहता है, और अगर हम उस असहज पल में भी अपनी कुर्सी पर टिके रह जाते हैं तो फिर क्या होता है? तो बस वही वो पल होता है जब हमारे दिमाग के नए न्यूरॉन्स फायर करते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं और हम असल में कुछ नया सीखते हैं। यानी वो बोरियत एक दीवार की तरह है। ज्यादातर लोग उस दीवार को देखते ही फोन की आरामदायक दुनिया में भाग जाते हैं, लेकिन जो लोग उस दीवार के पास डटे रहते हैं वही दूसरी तरफ की सफलता देख पाते हैं। एकदम सही। और सिर्फ बोरियत ही वो दीवार नहीं है, एक और बहुत खतरनाक भावनात्मक जाल है, परफेक्शनिज्म। हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की चाहत। हाँ, हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ एकदम सही नहीं होगा, सही मूड नहीं होगा, सही सेटअप नहीं होगा, हम काम शुरू ही नहीं करेंगे, और इस चक्कर में काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। परफेक्शन असल में डर के ऊपर पहनाया गया एक खूबसूरत नकाब है। ये फेल होने का डर है, और इसके साथ ही एक और जहर है जो हमारे फोकस को मारता है, वो है तुलना या कंपैरिजन। ओहो, कंपैरिजन। ये तो हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी बीमारी है। हम अपने दिन के सबसे थके हुए, सबसे बुरे पलों की तुलना किसी और के सोशल मीडिया पर डाले गए सबसे बेहतरीन फिल्टर्ड पलों से कर रहे होते हैं। हाँ, हम अपनी खुद की रेस दौड़ना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी नजर लगातार दूसरे के ट्रैक पर होती है कि वो कितना आगे निकल गया। बिल्कुल। इसीलिए सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करें। अगर हम सिर्फ नतीजों के पीछे भागेंगे कि मुझे इतनी सफलता मिलनी चाहिए, दूसरों से बेहतर दिखना चाहिए, तो हम हमेशा एक डर में जिएंगे। उनके नतीजे हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा प्रोसेस, हमारे काम करने का तरीका, हमारी रोज की आदतें, वो हमारे कंट्रोल में है। जब हम अपनी तुलना बंद करके सिर्फ अपने रोज के उस डीप वर्क पर ध्यान देते हैं, तो एक अजीब सी शांति और स्थिरता मिलती है जो किसी बाहरी वैलिडेशन से नहीं मिल सकती। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब हमने समझ लिया कि हमारा ध्यान ही हमारी जिंदगी है, हमने जान लिया कि माहौल इच्छा शक्ति को हरा देता है, मल्टीटास्किंग के धोखे को भी समझ लिया। लेकिन इन सारी बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? सोल्यूशन क्या है? मुझे सोर्स का वो हिस्सा बहुत पावरफुल लगा जहां अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच का फर्क समझाया गया है। ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत क्लासिक फ्रेमवर्क है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम अपना पूरा दिन सिर्फ अर्जेंट कामों को बुझाने में लगा देते हैं। वो काम जो अभी हमारा ध्यान मांगते हैं, जैसे कोई रैंडम कॉल, कोई पॉपअप मैसेज या किसी और की कोई छोटी सी प्रॉब्लम, वो चीख चीख कर हमारा ध्यान खींचते हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ होते हैं इम्पोर्टेंट काम, वो काम जो सच में हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, जैसे सेहत पर ध्यान देना, कोई नई स्किल सीखना या कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट खत्म करना। दिक्कत ये है कि इम्पोर्टेंट काम कभी शोर नहीं मचाते। आपकी सेहत आपसे चीख कर नहीं कहती कि आज जिम चलो, वो बस खामोश रहती है, और हम उस खामोशी को इग्नोर करके जो चीजें शोर मचा रही हैं उनके पीछे भागते रहते हैं। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। अर्जेंट चीजें शोर मचाती हैं और इम्पोर्टेंट चीजें खामोश रहती हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमें दिन के सिर्फ 2-3 इम्पोर्टेंट कामों को सबसे ऊपर रखना चाहिए? बिल्कुल। अगर टू डू लिस्ट में 20 काम हैं
और सब के सब आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्लैरिटी नहीं है। दिन के सिर्फ 2 या 3 कोर टास्क तय करें और उन्हें पूरा करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करें, अपने मूड का नहीं। ये मूड वाली बात मुझे बहुत जोर से चुभी। आज मेरा मूड नहीं है। मुझे लगता है ये हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा बहाना बन गया है। हाँ, बहुत आम हो गया है। हम अपने हर काम को अपनी भावनाओं का मोहताज बना देते हैं। और भावनाएं तो पानी की लहरों की तरह होती हैं, वो कभी स्थिर नहीं रहती। आज मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनेंगे तो बहुत चार्ज्ड अप फील करेंगे, कल शायद बिस्तर से उठने का भी मन ना करे। अगर आप मूड के भरोसे बैठे हैं तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या करें? इसीलिए सिस्टम और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। डिसिप्लिन वो कर दिखाता है जो मोटिवेशन कभी नहीं कर पाती। सिस्टम का मतलब है कि चाहे मूड हो या ना हो, अगर सुबह 9 से 11 मेरा फोकस ब्लॉक है तो मैं उसमें बैठूंगी। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आदत नहीं रहती, ये आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो अपने वादे पूरे करता है। और मुझे लगता है कि इस पहचान को बदलने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारा वाई, हमारा क्यों। हम जो भी कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं? यही इस पूरी चर्चा की आत्मा है। क्योंकि जब आपका क्यों स्पष्ट नहीं होता, जब आपका लक्ष्य बस ये होता है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना है, तो बहुत आसानी से कोई भी छोटी सी नोटिफिकेशन आपको भटका देगी। सही बात है। लेकिन अगर आपका क्यों इतना मजबूत है, किसी बहुत गहरे मकसद से जुड़ा है, तो दुनिया का कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके उस लक्ष्य के सामने बहुत छोटा लगेगा। आप खुद रुककर सोचेंगे कि क्या ये 15 सेकंड की फनी रील मेरी उस बड़ी मंजिल से ज्यादा कीमती है? यानी जब क्यों साफ होता है तो हमें हर चीज को इग्नोर करने की ताकत नहीं जुटानी पड़ती, बल्कि हमें ये समझ आ जाता है कि किसे शिद्दत से हाँ कहनी है। बिल्कुल। फोकस का मतलब 1000 चीजों को लड़के ना कहना नहीं है, बल्कि उस एक सबसे जरूरी चीज को पूरी ताकत से हाँ कहना है। बहुत खूब कहा आपने। आपको दुनिया भर के मजे छोड़ने या सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन मजों को अपने कंट्रोल में रखना है, उन्हें अपनी जिंदगी का ड्राइवर नहीं बनने देना है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव का सार निकालें तो बात बहुत साफ है। हमें एक ही दिन में 1000 चीजें करके दुनिया को साबित नहीं करना है कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं। हमें बस अपनी चुनी हुई सही चीजों को लगातार बिना थके करना है। फोकस दुनिया को बदलने के बारे में नहीं है। फोकस सिर्फ इस बारे में डिसाइड करना है कि आज, अभी, इस एक पल में आपका ध्यान कहाँ जाएगा। क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारी ऊर्जा जाती है। बिल्कुल। और जहां ऊर्जा जाती है वहीं हमारी जिंदगी पनपती है। और जब हम इसी ऊर्जा को सही जगह पर लगाने लगते हैं तो दिन के अंत में वो जो 11 बजे वाला खालीपन था, वो निराशा थी, वो एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी संतुष्टि में बदल जाती है। आप एक चैन की नींद सो पाते हैं। और जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद इस पूरी चर्चा से भी एक कदम आगे जाता है। हम लगातार सुन रहे हैं कि हम वही बन जाते हैं जहां हमारा ध्यान जाता है। तो जरा इस बारे में सोचिए। आज की ये जो अटेंशन इकोनॉमी है, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और उनके बनाए गए एल्गोरिदम्स हैं, हाँ, वो सिर्फ हमारा समय नहीं चुरा रहे। बिल्कुल नहीं। जब वो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी पहचान, हमारी सोच, हमारी इंसानियत को लिख और मिटा रहे हैं। अगर हम अपना ध्यान खुद तय नहीं करेंगे, अगर हम अपनी अवेयरनेस का स्टीयरिंग व्हील खुद नहीं पकड़ेंगे, तो कोई और एल्गोरिदम ये तय कर देगा कि हम क्या सोचेंगे, हम किस बात पर गुस्सा होंगे, हम क्या महसूस करेंगे, और अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में मुड़कर देखने पर हम क्या पाएंगे। तो आज रात जब आप दोबारा उस छत की तरफ देखें तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, आज आप अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक किसे बनने दे रहे हैं? खुद को, या अपनी जेब में पड़े उस छोटे से हमेशा चमकने वाले डिवाइस को?